हेलो एवरीवन, डीजी लॉ क्लासेस में मैं निशा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि ये आपके LLB थर्ड ईयर का एक पेपर है, इसलिए भी क्योंकि यह प्रैक्टिकली कोर्ट में भी काम आता है। देखिए, इस एक्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लॉ को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो करेंगे सब्सटेंसिव लॉ और दूसरा है प्रोसीजर लॉ। देखिए, सब्सटेंसिव लॉ का मतलब होता है सारभूत विधि, प्रोसीजर लॉ का मतलब होता है प्रक्रियात्मक विधि। देखिए, सारभूत विधि में अधिकार और दायित्वों का उल्लेख होता है, अर्थात इसमें बताया जाता है कि आपके राइट्स, ड्यूटीज़ क्या हैं, इन सब का उल्लेख होता है। तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिन्हें हम सब्सटेंसिव लॉ में काउंट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल IPC, कॉन्ट्रैक्ट और TP। ये कुछ किताबें हैं जो सब्सटेंसिव लॉ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा है प्रोसीजर लॉ, दैट मीन्स आपकी प्रक्रियात्मक विधि, इन किताबों में आपको कोर्ट में जो प्रोसीजर है उन सब चीज़ों का उल्लेख होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है CRPC, CPC और एविडेंस। देखिए, आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जब हम IPC को पढ़ते हैं तो IPC में बताया गया है चोरी किसे कहते हैं, मर्डर क्या है, या फिर कल्पेबल होमिसाइड क्या है, चोट किसे कहते हैं, हमला क्या है, प्रहार क्या है, इनकी डेफिनेशन और पनिशमेंट के बारे में बताया गया है IPC में। लेकिन अगर यह अपराध होते हैं तो वे अपराध कौन से मजिस्ट्रेट द्वारा सुने जाएंगे, कौन सा कोर्ट सुनेगा, उस कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या है, इन सब बातों का उल्लेख IPC में कहीं पे नहीं किया गया है। इसलिए उस पूरे प्रोसीजर को जानने के लिए हम कहाँ जाते हैं, CRPC और एविडेंस के थ्रू हम पूरा प्रोसीजर जो है देखते हैं। ये क्रिमिनल प्रोसीजर है, CPC जो है सिविल प्रोसीजर कोड है। ओके, तो सिर्फ अभी आप इतना समझिए कि एविडेंस जो है वो कौन सा लॉ है, क्या सब्सटेंसिव है, क्या प्रोसीजर है। तो एविडेंस जो है वो प्रोसीजर लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है। ये एक्ट जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में काम आता है। ऐसा नहीं कि एविडेंस जो है वो सिर्फ क्रिमिनल में ही हेल्प करेगा, ये सिविल और क्रिमिनल इसमें दोनों साइड्स को कवर करता है, इसलिए ये एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में, लेकिन सबसे पहले किसी भी किताब को पढ़ने से पहले आपको उसकी पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि उस एक्ट में कितने सेक्शन हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, ताकि आपका जो बर्डन है थोड़ा कम हो जाएगा। इस एविडेंस एक्ट में जो है टोटल 167 सेक्शंस हैं। 167 जो है बहुत कम है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IPC में जहाँ 511 है, CRPC में जहाँ 484 है, तो यहाँ पे बहुत थोड़ा रेशो है। लेकिन ये 167 सेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, दैट मीन्स कोर्ट में, आपको बहुत यूज़फुल और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये 167 जो है उन सब का अध्ययन करना है यदि आपको जुडिशरी में जाना है। आपको किसी भी स्टेट की न्यायिक सेवाएं के लिए आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए सारे सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है, जो लोग बिगनर्स मतलब जिन्होंने अभी जुडिशरी की तैयारी शुरू की है या फिर जो अभी LLB में हैं, तो उनके लिए ये बहुत समस्या है कि कौन से सेक्शंस को हमें पढ़ना चाहिए, कौन से सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं जिससे कि वह एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें।
तो आपको मैं इन 167 सेक्शंस में से वो सेक्शंस यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके 20 मार्क्स के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ओके, अब देखिए 167 तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं। ऐसे ही यहाँ पे 3 पार्ट्स में एविडेंस को डिवाइड किया गया है, 3 भाग है, एविडेंस के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट मतलब भाग 1, भाग 2 और भाग 3। पार्ट 1 जो है, फर्स्ट पार्ट जो इसका पहला जो भाग है, उसमें सेक्शन 1 to 55 तक कवर किया गया है, 1 to 55 तक। देखिए मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इस बुक के बारे में थोड़ी नॉलेज हो सके, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। सेकेंड पार्ट जो है उसमें बताया गया है 56 से लेकर के 100 तक, और थर्ड पार्ट है उसमें 101 से 160 सेक्शंस तक, सेक्शंस जो है इनको बताया गया है। ये क्या है, इसके पार्ट हैं, भाग हैं। ओके, देखिए, और इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं, कितने चैप्टर, कितने अध्याय हैं, अध्याय कितने हैं, यहाँ पर टोटल जो है 11 चैप्टर हैं, 11 अध्याय हैं। ओके, तो ये तो क्या है, अध्याय है। पार्ट्स कितने हैं, 3 हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट बताता है रेलेवेंसी के बारे में, कि तथ्य जो है वो सुसंगत कब होंगे, सुसंगतता के बारे में बताया गया है। कहाँ पे, 1 to 55 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह फैक्ट रेलेवेंट है नहीं है, रेलेवेंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं। पार्ट 2 जो है उसमें बताया गया है सबूत के बारे में, प्रूफ, सबूत में जैसे ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इन सब के बारे में सबूत जो है ना उसके बारे में बताया गया आपको 56 से 100 तक। थर्ड जो है 101 से 167 तक आपको बताया गया है कि जो एविडेंस है, साक्ष्य है, उसको कैसे आप कोर्ट के सामने पेश करेंगे, और साथ ही साथ उसका क्या, एक तो पेश करने के बारे में, उसका साक्ष्य का जो है क्या प्रभाव होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा, उसके बारे में बताया गया आपको 101 से 167 में। ओके, तो आपको तीनों पार्ट्स का अच्छे से अध्ययन करना है, लेकिन जुडिशरी के हिसाब से, एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे सेक्शंस को नहीं पढ़ना है। कुछ सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। देखिए, कई बार आपसे पूछ ले कोई आपसे कि आपने एविडेंस पढ़ा है तो बताओ सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, सबसे बड़ा मतलब कि एविडेंस का सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर 2, अध्याय 2 जो है वो एविडेंस का सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसमें 51 सेक्शंस हैं। और सबसे छोटा, ये तो क्या है, बड़ा है, सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है, तो वो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 11, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन है, वो है 167। ओके, तो ये आपको छोटा सा मैंने आपको बताया कि एविडेंस में क्या क्या है। देखिए, अब एक प्रश्न बनता है कि एविडेंस जो है वो लेक्स फोरी है या लेक्स लोसी है। ये प्रश्न जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एविडेंस लो है वो लेक्स फोरी है, जिसे कहा गया था, एक केस था बेन वर्सेस व्हाइटहेवन। इस केस में कहा गया था कि एविडेंस क्या है, एक लेक्स फोरी है, लेक्स फोरी है। ओके, आपको इस बुक का जो, इस बुक को लिखने वाले हैं, मतलब एविडेंस के जो पिता हैं, फादर ऑफ एविडेंस, पिता कौन है, जेम्स स्टीफन। जेम्स स्टीफन जो हैं वो स्टीफन उसके क्या है, फादर हैं। इन्होंने ही जो इस एक्ट को जो है बनाया। अब ये एक्ट कब बना और कब लागू हुआ, ये 2 प्रश्न हैं जो जुडिशरी में आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, ये एक्ट जो है 15 मार्च 1872 को बना, 15 मार्च 1872 को बना, और 1 सितंबर 1872 को ये क्या हुआ, अप्लाई हुआ। ओके, आपको याद होगा कि 1 सितंबर को एक और एक्ट भी अप्लाई हुआ था, वो था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, तो ये तारीख जो है आपको याद करना इम्पॉर्टेंट है। आपको ये दोनों डेट याद रखनी है कि 15 मार्च को बना था और 1 सितंबर से ये अप्लाई हुआ था। ओके, तो ये सब जो हमने पढ़ा ये एविडेंस का बेसिक था, बेसिक नॉलेज। अब हम बात करेंगे एविडेंस के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में।
एविडेंस एक्ट के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है सेक्शन 3। सेक्शन 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में बताया गया है एक निर्वचन खंड। इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिन पर आपको शॉर्ट नोट आता है, दैट मीन्स टिप्पणियाँ। ये आपको जुडिशरी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में जो परिभाषाएं दी गई हैं वहाँ पे आपको आरजीएस में या फिर किसी भी स्टेट की जुडिशरी में आपको प्रश्न मिलता है। सेक्शन 3 में जो परिभाषाएं हैं उसमें से इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कोर्ट की, कि न्यायालय किसे कहते हैं। न्यायालय क्या है? तथ्य, दैट मीन्स फैक्ट किसे कहते हैं, तथ्य किसे कहते हैं। ओके, प्रश्न फिर है सुसंगत, विवादक, सुसंगत, विवादक, दस्तावेज, साक्ष्य, प्रूफ, डिसप्रूफ। देखिए सेक्शन 3 में आपसे पूछा जाएगा कि कोर्ट की डेफिनेशन क्या है। फिर पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट, तथ्य किसे कहते हैं। और आपसे इसी प्रश्न के साथ जोड़ के पूछ सकते हैं सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य, दैट मीन्स रेलेवेंट फैक्ट और जो विवादक तथ्य है उसमें क्या डिफरेंस है। इसी में से एक प्रश्न बनता है कि साक्ष्य किसे कहते हैं। साक्ष्य मतलब एविडेंस किसे कहते हैं और एविडेंस के जो प्रकार हैं वो बताइए। साथ ही साथ पूछ सकते हैं इसमें कि प्रूव मतलब साबित, डिसप्रूव मतलब ना साबित, और नॉट प्रूव मतलब साबित नहीं हुआ। ये 3 वर्ड्स हैं, प्रूव्ड, डिसप्रूव एंड नॉट प्रूव, साबित नहीं हुआ, इनकी परिभाषा। तो आपको सेक्शन 3 बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सेक्शन 3 पे आपको सेपरेटली एक प्रश्न मिलता है, वो या तो 20 मार्क्स का होगा या फिर 10 मार्क्स का होगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। सेक्शन 3 के बाद में आपको पढ़ना है सेक्शन 4। सेक्शन 4 वेरी इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टेट की जुडिशरी के लिए। इस बार आरजीएस मेंस में इस प्रश्न को लेकर के 6 नंबर का प्रश्न बना था, जिसमें आप सेक्शन 4 को पूरा पूछा गया था। ओके, सेक्शन 4 में बताया गया है प्रिजम्पशन के बारे में, उपधारणा, शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, और कंक्लूसिव प्रूफ मतलब उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, और निश्चयात्मक साक्ष्य के बारे में। देखिए तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 में जो प्रिजम्पशन है, शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, इन शब्दों का उल्लेख कई सेक्शंस में किया गया है। सेक्शन 4 पर मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगी जहां पे मैं आपको सेक्शन 4 को एक्सप्लेन करूंगी। सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको पढ़ना है। सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 6, 7 और 8। देखिए ये पूरा बंच है, इस पर पूरा आपका 20 मार्क्स का प्रश्न आने की संभावना है। सेक्शन 6 में एक टर्म का यूज़ हुआ है रेस जेस्टे। रेस जेस्टे मतलब एक संविवार के तथ्य। रेस जेस्टे पर एक प्रश्न आता है पूरा। सेक्शन 6 है ना, इस पर एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। साथ ही सेक्शन 7 को ये ऐड कर सकता है अपने में, मतलब सेक्शन 7 को सेक्शन 6 के साथ पूछा जा सकता है कि प्रसंग हेतु परिणाम क्या है। और सेक्शन 8 में हेतु, तैयारी के पूर्व का और पश्चात का जो आचरण है उसके बारे में प्रश्न बनता है। तो आपको सेक्शन 6, 7 और 8 को एक साथ पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, आपको ये आना चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेम होता है सेक्शन 11 पर। सेक्शन 11 में बताया गया है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं कब सुसंगत होते हैं, मतलब फैक्ट कब रेलेवेंट होंगे, जो रेलेवेंट तो नहीं लेकिन कब रेलेवेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट छुपा है, एक लैटिन मैगजीन छुपी है, प्ली ऑफ एलिबी, अन्यत्र उपस्थिति का अभिभाव। कई बार एग्जामिनर आपसे प्ली ऑफ एलिबी क्या है इसे समझाइए करके लिख सकता है, तो आपको सेक्शन 11 को मेंशन करना है। और भी सेक्शंस हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आपको जो आपको इस प्रश्न में आपको लिखना होगा जिन सेक्शंस को। ओके, तो सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 के बाद में हमको पढ़ना है सेक्शन 17। देखिए सेक्शन 17 जो है वो अकेले नहीं पढ़ना, सेक्शन 17 को हमें पढ़ना है एक बंच में। दैट मीन्स ये एक पूरा टॉपिक है। इसमें है एडमिशन के बारे में।
17 से लेकर के 23 तक है एडमिशन, मतलब स्वीकृति के बारे में। देखिए स्वीकृति शब्द का उल्लेख जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में होता है। ओके, तो सेक्शन 17 में बताया गया है स्वीकृति की परिभाषा कि क्या कहते हैं, स्वीकृति क्या होती है, वो कहाँ है, सेक्शन 17 में। 18 में है स्वीकृति कौन कर सकता है, पक्षकार कौन होंगे जो कि एडमिशन कर सकते हैं। 19 आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद पढ़ना है आपको 21, 17, 18, 21 पर सेपरेटली प्रश्न बनता है किसी भी स्टेट की जुडिशरी के लिए। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आपको पढ़ना है 22 और 23। ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 को स्किप कर सकते हैं आप, लेकिन इनको आप स्किप नहीं कर सकते। यहाँ से आपको कोई भी किसी भी सेक्शंस पे उठाकर पूरा प्रश्न बन सकता है। जैसे 23 है कि सिविल मामलों में स्वीकृति कब की जा सकती है, दस्तावेजी जो साक्ष्य होते हैं उस पर क्या मौखिक स्वीकृति वैलिड है। तो यहाँ पे आपको कहीं से भी प्रश्न मिलने की संभावना है। 21 के एक्सेप्शंस पूछ सकता है, स्वीकृति कौन कर सकता है, तो सेक्शन 18। तो ऐसे आपको ये पूरा का पूरा जो सेक्शंस हैं आपको 17 से लेकर 23 तक आपको सारे पढ़ने हैं। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न आने की 20 मार्क्स की पूरी संभावना है। उसके बाद आपको पढ़ना है 24 से लेकर के 30 तक। देखिए 24 से 30 तक यहाँ पे उल्लेख किया गया है स्वीकृति, दैट मीन्स एडमिशन। यहाँ पे है कन्फेशन। ये वर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल में यूज़ होता है, मतलब आपराधिक जो कार्रवाइयाँ हैं वहीं पर यूज़ होता है कन्फेशन। जैसे मैंने कोई अपराध किया और मैं उसे कन्फेस करती हूँ कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो ये होता है कन्फेशन। तो अगर सेक्शन 24 में वो उत्प्रेरणा से, धमकी से कराया गया है तो वो क्या होगा, वो विसंगत होगा। ओके, आपसे 25 बताता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी, वो साबित नहीं की जाएगी। 26 में बताया गया है कि पुलिस कस्टडी में यदि कोई कन्फेशन होता है तो भी वो मान्य नहीं होगी। ओके, फिर आपको इसमें 29 पढ़ना है। 9 में है कि कोई कन्फेशन किया गया है इस शर्त पर कि उसे गुप्त मतलब सीक्रेट रखा जाएगा, तो क्या वो कन्फेशन वैलिड होगा। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं आपको पढ़ने हैं और 30 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स आपको 24 से लेकर 30 तक पूरा संस्वीकृति, और इसमें केस है निशिकांत झा, पाकला नारायण स्वामी। यहाँ पे आपका 20 मार्क्स का एक लीडिंग केस पर एक प्रश्न बन सकता है। तो आपको यहाँ पे इन दोनों बंचेस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप 24 से 30 तक जो है सेक्शंस को अच्छे से रीड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट में भी प्रैक्टिकली ये बहुत काम आते हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना है सेक्शन 32। 32 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 32 में बताया गया है डाइन डिक्लेरेशन के बारे में, मतलब मृत्युकालीन कथन, कि यदि कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में है यानी उसकी मृत्यु हो रही है, उस समय कोई स्टेटमेंट वो देता है तो क्या वो वैलिड है, उसकी स्थिति क्या है। तो ये बताया गया आपको 32 में। 32 पे आपको यहाँ पे 20 मार्क्स का एक अलग से प्रश्न मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेक्शन 32 को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है, कई बार आपको 41 पे 42 और 40 यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना है सेक्शन 45 से लेकर के 51 तक। देखिए मैं आपको ये बंचेस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पढ़ना इसी तरह से है। प्रश्न जो है इसी तरह से आएगा, या तो पूछा जाएगा स्वीकृति, संस्वीकृति, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रेस जिस्टे क्या होता है, उपधारणा क्या होती है, तो प्रश्न इसी तरह से आएगा। तो मैं उन्हीं सेक्शंस को लिख रही हूँ जो जिन सेक्शंस पे आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सब है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ लिख रही हूँ। देखिए 45 से 51 तक बताया गया है कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन की, जैसे हस्तलेख, आपका जो फिंगरप्रिंट्स है, या फिर जो है कोई भी फॉरेन लॉ के बारे में है, जैसे कि हस्तलेख या विदेशी विधि, विज्ञान, कला, इन सब के बारे में जो एक्सपर्ट ओपिनियन हम लेते हैं, तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है उसकी रेलेवेंसी के बारे में बताया गया 45 से 51 तक। तो इस पर पूरा आपको एक प्रश्न मिलता है कि विशेषज्ञ किसे कहते हैं, विशेषज्ञ की राय जो है कब सुसंगत होती है, तो आपको इन सब सेक्शंस को यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपको ये सेक्शंस का जो बंच है पूरा अच्छे से पढ़ना है।
इसके बाद में आपको पढ़ना है 52 से 55 तक। इसमें है कैरेक्टर एविडेंस। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शील किसे कहते हैं। ओके, शील मतलब कैरेक्टर। शील कैरेक्टर जो है वो दो तरह से माना गया यहाँ पे, एक तो सिविल मैटर में, एक क्रिमिनल मैटर में। सिविल मतलब दीवानी मामलों में और आपराधिक कार्रवाइयों में। तो यहाँ पे 52 और 55 ये तो है सिविल मैटर में, और क्रिमिनल मैटर में जो है 53 और 54 ये दो सेक्शंस हैं। तो आपको इस प्रश्न को इसी तरह से हल करना है जिससे सिविल में और क्रिमिनल में जो है एविडेंस जो है कैरेक्टर का एविडेंस जो है उसकी स्थिति क्या है, क्या वो सुसंगत। तो कैरेक्टर एविडेंस की बात 52 से लेकर 55 तक मैंने बताया आपको सिविल क्रिमिनल दोनों में की गई है। किस तरह से की गई है देखिए, इन प्रश्नों की व्याख्या जो है, इन प्रश्नों को समझाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि इनमें जो है क्या है डिफरेंसेस, शॉर्ट नोट सब मैं आपको वहाँ समझाऊंगी। अभी सिर्फ आपके लिए सेक्शंस की नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊं तो आपको ये सेक्शंस याद होने चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ पे ये सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो आपको है सेक्शन 56, 57 और 58 ये पंच पढ़ना है जिसमें लिखा गया है फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव, कि ऐसे तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो 56 में बताया गया है न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य जो है उनको हम साबित नहीं करेंगे। 58 में है स्वीकृत तथ्य जिनको हमने स्वीकार कर लिया है, उन फैक्ट्स को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये पढ़ना है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ओके, जैसे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको इसको एक बार देख लेना। उसके बाद आपको पढ़ना है, देखिए एक प्रश्न बनता है जो सेक्शंस में मेंशन नहीं है, वो है हेयर से एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य। अनुश्रुत मतलब हेयर से, सुनी सुनाई बात। ओके, अनुश्रुत साक्ष्य जो है इसकी रेलेवेंसी के बारे में पूछा जाता है कि क्या सुनी सुनाई बात जो है वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। तो अगर है तो उसके कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन से अपवाद हैं, उसका उल्लेख कौन से सेक्शन में डायरेक्टली किया गया है। तो आपसे यहाँ से एक प्रश्न बनता है, एविडेंस में कहीं भी हेयर से एविडेंस को परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन कुछ सेक्शंस में बताया गया है इसके अपवाद। ओके, तो आपको ये पढ़ना है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो फ्रेम होता है 61 से 66। एक प्रश्न आपको यहाँ से निश्चित रूप से श्योर डैम श्योर आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए ये है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। 61 में बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। मतलब प्राथमिक साक्ष्य, जैसे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते हैं उसे तो हम बोलते हैं प्राइमरी, और उस डॉक्यूमेंट की आप फोटोकॉपी देते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। ओके, 61 में बताया गया है प्राइमरी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स क्या बताया गया है। 62 में बताया गया प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स की प्राथमिक साक्ष्य जो है वो कौन से होते हैं। तो आपको यहाँ से एक प्रश्न मिल सकता है 62 पे कि प्राथमिक साक्ष्य जो है वो कौन कौन से हैं। 63 में बताया गया है द्वितीय साक्ष्य कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी एविडेंस जो है वो कौन कौन से होते हैं। 5 हैं इसमें कि सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या आएंगे, वो 63 में है। उसके बाद में है 65 में है कि आप सेकेंडरी एविडेंस जो है कब पेश कर सकते हैं। देखिए प्रश्न यहीं से बनता है 65 पे ही आपको 20 मार्क्स का प्रश्न बनता है। इस बार 2019 में आप आरजीएस मेंस का प्रश्न था ये 65 का। तो ये सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनेगा। पूछा जाएगा आपसे कि दस्तावेज साक्ष्य के प्रकार बताइए तथा किन परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य जो है पेश किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 65 में प्रश्न बनता है और 66 में भी प्रश्न बनता है सूचना के बारे में कि कब डॉक्यूमेंट की सूचना देना आवश्यक नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो 65 है। ओके, देखिए कुछ सेक्शंस जो हैं वो नए जुड़े थे आईटी एक्ट 2000 जब अप्लाई हुआ। सेक्शन 65A और B, 65B ये सेक्शंस इम्पॉर्टेंट क्यों हैं कि आप कोर्ट के सामने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि कैसा है, जैसे मोबाइल की क्लिप, सीसीटीवी फुटेज, तो उसकी जो एडमिसिबिलिटी है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो एडमिसिबिलिटी मतलब ग्राह्यता है, उसकी रेलेवेंसी के बारे में आपको ये सेक्शंस पढ़ने हैं। ये बहुत टफ हैं लेकिन मैं इन पे अलग से वीडियो बनाऊंगी आपको समझाने के लिए।
तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट की जुडिशरी में 6 नंबर का प्रश्न आता है। यहाँ पे हो सकता है कि LLB में प्रश्न ना बने, लेकिन ये स्टेट की जुडिशरी में हमेशा पूछा जाता है किसी न किसी रूप में। ओके, तो ये पढ़ना है आपको। इसके बाद में आपको पढ़ना है 74, 75 और 76। 74 बताता है जिसके लोक दस्तावेज कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। 75 बताता है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। और 76 में बताया गया है कि उसकी जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं वो आप कैसे लोगे, उसका प्रोसीजर बताता है। तो 74 लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज में क्या डिफरेंस है, लोक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, तो ये प्रश्न जो है ये 74, 75 पे आपको एक प्रश्न मिल सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ जो है क्या वैलिड है, मान्य है, क्या उन्हें हम एज ए प्रूफ कोर्ट में पेश कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न मिलने की संभावना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है, फिर जंप कीजिए आप सीधे 90 पे कि 30 वर्ष पुराना जो डॉक्यूमेंट है, 30 ईयर पुराना डॉक्यूमेंट है, क्या वो 30 वर्ष पुराना डॉक्यूमेंट जो है उसकी रेलेवेंसी के बारे में कि क्या वो सही है। तो इस बार RGS मेंस में 2019 में इस पे प्रश्न बना था सेक्शन 90 पे, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको एक प्रश्न बनता है 91, 92। देखिए, दस्तावेज साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, जैसे कहीं पे आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया तो क्या उस डॉक्यूमेंट के बारे में आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, तो सेक्शन 91 तो मना करता है कि नहीं दे सकते। लेकिन 92 में कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, कि जब आप डॉक्यूमेंट पेश ना करके और ओरल एविडेंस देते हो तो वो आपसे पूछता है कि कौन से एक्सेप्शंस हैं, कब वो पेश कर सकता है, कब नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको 91, 92 पे एक प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपको पढ़ना है 93 और 95। देखिए, 93 और 95 में बताया गया है प्रत्यक्ष संदिग्धता और अप्रत्यक्ष संदिग्धता, दैट मीन्स लेटेंट एम्बिग्यूटी और पेटेंट एम्बिग्यूटी। यहाँ पे आपसे दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। ओके, तो आपको 93 और 95 पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पढ़ना है 101 से लेकर के आपको पढ़ना है 1010 तक। ओके, देखिए, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे सबूत का भार किसे कहते हैं, या फिर सिद्धि भार किसे कहते हैं। सबूत का भार और सिद्धि भार में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जाएगा एक्सेप्शंस कि किन स्थितियों में जो है सबूत का भार बदल गया। जनरली होता क्या है, सबूत का भार होता है अभियोजन पक्ष पर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें सबूत का भार चेंज होता है। तो आपसे सबूत के भार को लेकर के एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको 101 से 110 तक अच्छे से पढ़ना है। इसी में एक सेक्शन है 108 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है सिविल डेथ के बारे में। यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष से गायब है, मिला नहीं है, उसकी मिलने की संभावना नहीं है, जिसके रिलेटिव हैं उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं उनको, तो वहाँ पे हम उसको मानेंगे सिविल डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो आपको 101 से 110 तक सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि आपको एक प्रश्न यहाँ से मिलने वाला है। उसके बाद में आपको पढ़ना है 112। देखिए, 112 में बताया गया है कि बच्चे का जन्म यदि विवाहित स्थिति के दौरान हुआ है, ओके, तो या फिर विवाह विघटन के पश्चात 280 दिन के भीतर हुआ है, तो ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि वो किसका, उस व्यक्ति का ही वो बच्चा है। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चे की जो धर्मस्थता, लेजिटिमेसी है, उसके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ में जो मैंने कहा था सेक्शन 4 में कंक्लूसिव प्रूफ, उस कंक्लूसिव प्रूफ का उल्लेख जो है कहाँ है, 112 में है। तो आपको 112 पढ़ना है। यहाँ पे शॉर्ट नोट आपको 10 मार्क्स का मिल सकता है। उसके बाद में आपको पढ़ना है 115 रूल ऑफ एस्टोपल, विबंधन का सिद्धांत किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या हैं। तो आपको 115 बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सिविल लॉ में काउंट होता है। और साथ ही साथ आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विबंधन का सिद्धांत और प्रांग न्याय का सिद्धांत, जो कि जिसका उल्लेख CPC के सेक्शन 11 में किया गया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमेशा ये डिफरेंस को पूछता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको 115
और 11 CPC का सेक्शंस में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो आपको 115 को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन आपको एक्ट सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको पढ़ना है 118 से लेकर के 120। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस बार 118 पे प्रश्न आया था आपके RGS प्रीलिम्स में, एक कि क्या पागल व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है। ठीक है, तो इसकी हेडिंग है कि हु इज़ कॉम्पिटेंट विटनेस, कि सक्षम साक्षी कौन है। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि क्या एक पागल व्यक्ति सक्षम साक्षी है, क्या एक मूक व्यक्ति, मतलब मूक व्यक्ति जो व्यक्ति बोलता नहीं है, क्या वो साक्ष्य दे सकता है, क्या पति पत्नी जो है सक्षम साक्षी हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या पूछा जाएगा आपसे, सक्षम साक्षी की कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होता है। तो उसमें से इनमें से कोई भी एक टर्म को पकड़ लेंगे, या तो माइनर को कि वैसा एक सक्षम साक्षी हो सकता है, पति पत्नी, मूक व्यक्ति, किसी भी टर्म को लेकर एक प्रश्न बन सकता है। ओके, तो आपको ये पढ़ने हैं। इसके बाद में आपको पढ़ना है सेक्शन 121 से 126 तक। ये है विशेषाधिकृत संसूचनाएं, कि कुछ संसूचनाएं ऐसी हैं जो कि अगर आप प्रकट करना चाहें तो भी आप उसे प्रकट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए मजिस्ट्रेट से अगर कोई भी संसूचना है तो उसको प्रकट करने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। 121 में, 122 में है विवाहित स्थिति के दौरान दी गई संसूचनाएं हैं। 23 में और 24 में आपको राज्य कार्यकलाप से संबंधित सूचनाएं हैं। 25 में कि अगर आपको पता लगा किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी तो आप उसका नाम बताने के लिए बाउंड नहीं होंगे। लेकिन एक सेपरेटली प्रश्न बनता है 126 पे, वैतिक संसूचनाएं, जैसे आपने अपने वकील को बताया कि मैंने मर्डर किया है, तो क्या वकील उस संसूचना को कोर्ट के सामने बता सकता है। तो वो सेक्शन 126 में बंधा हुआ है, वो नहीं बताएगा, लेकिन उसके कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें वो उस संसूचना को कोर्ट के सामने बता सकता है। ओके, यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलने की संभावना है। इसके बाद में आपको पढ़ना है 133 सह अपराधी, दैट मीन्स अकम्प्लिश। सह अपराधी किसे कहते हैं, सह अपराधी का साक्ष्य जो है उसकी रेलेवेंसी के बारे में आपको इसको साथ में पढ़ना है 114B में। ओके, इन दोनों को साथ पढ़ना है, क्योंकि जहाँ 133 कहता है कि ओके, तो आपको 133 114B पढ़ना है। साथ ही साथ आपको CRPC के सेक्शन 306, 307, 308 को भी पढ़ना है। देखिए कई बच्चे कहते हैं मैडम हम कनेक्ट नहीं कर पाते सेक्शंस को, कि कौन सा सेक्शन किस बुक से कनेक्ट हो रहा है। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि कई बार क्या है कि किसी शब्द का उल्लेख अगर एक एक्ट में किया गया है तो उसको समझाने के लिए दूसरे एक्ट में भी उसको वापस से यूज़ किया जाता है। तो आपको उनका डिफरेंस पता होना चाहिए, और कौन सा सेक्शन किसके साथ पढ़ना है ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको फिर थर्ड ईयर के बाद में या तो किसी भी स्टेट की जुडिशरी में आपको एग्ज़ाम फाइट करना है, या फिर जो है आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। तो आपको सेक्शंस की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके बाद में आपको पढ़ना है 137, 138। देखिए इसमें बताया गया है एग्ज़ामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। ओके, जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन किसे कहते हैं, री एग्जामिनेशन किसे कहते हैं। ये प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 20 मार्क्स का प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। देखिए साथ ही साथ पूछा जाता है इसमें क्रम, कि इनका क्रम क्या होगा, कि भाई मुख्य परीक्षा कब पूछेंगे आप, प्रति परीक्षा मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन कब होगा, फिर री एग्जामिनेशन कब होगा। तो आपको 137, 138 को पढ़ना है। ओके, उसके बाद में आपको पढ़ना है 141 लीडिंग क्वेश्चन, सूचक प्रश्न। कई बार RGS में या फिर किसी भी स्टेट की जुडिशरी में आपसे पूछा जाता है कि सूचक प्रश्न की परिभाषा। बहुत सिंपल है, 3 नंबर का प्रश्न आता है, तो आपको पता होना चाहिए सूचक प्रश्न किसे कहते हैं, जो उत्तर को बताते हो। ऐसे प्रश्न जो आंसर को बताते हो आपको, वो होते हैं लीडिंग क्वेश्चन। फिर आपसे ये इस प्रश्न के साथ में पूछा जाएगा कि कब वो पूछे जाने चाहिए और कब नहीं। तो 142 में बताया गया कि लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछेंगे, जैसे क्रॉस एग्जाम जो मुख्य परीक्षा में और पुनः परीक्षा में इसको नहीं पूछा जाएगा। तो 42 में बताया गया कब नहीं पूछे जाएंगे, जबकि 143 में बताया गया है कि लीडिंग क्वेश्चन जो है वो कब पूछे जा सकते हैं। दैट मीन्स लीडिंग क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको एक प्रश्न यहाँ से मिलने की पूरी संभावना है 20 मार्क्स का। ओके, फिर आपको पढ़ना है 146। 146 में है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसमें आपसे विधिपूर्ण प्रश्न किए जाने चाहिए।
लेकिन जैसे उसे पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं, जीवन में आपकी स्थिति क्या है, आपकी सत्यवादिता पर अधिक्षेप करने की है, आपके शील को लांछन लगाकर आपसे क्वेश्चन का आंसर लेने की है। तो आपको 146 पढ़ना है, साथ ही आपको इसके साथ में 153 और 155 भी पढ़ना है। ओके, तो ये सेक्शंस जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं और साथ में कनेक्टेड हैं, तो आपको ये पढ़ने हैं। ओके, इसके बाद में देखिए 149, 51, 52 आपको पता होना चाहिए। 149 में युक्त आधार के बिना आप किसी से प्रश्न नहीं करेंगे। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न नहीं करेंगे आप 151 में। अपमानित और शुद्ध करने वाले प्रश्न जो है आप नहीं करेंगे 152 में। तो ये आपको पढ़ने हैं, इससे प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन आपको उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है क्योंकि कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको पढ़ना है 53, 55 मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब पढ़ना है आपको 59 रिफ्रेश मेमोरी। 159 जो है वो सिंगल नहीं पढ़ना आपको, ये पूरा एक 159, 160, 161 ये तीनों एक साथ सेम बताते हैं रिफ्रेश मेमोरी। रिफ्रेश मेमोरी क्या है इसके बारे में बताया गया 159 में। प्रतिपक्षी का अधिकार जो है 161 में बताया गया है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो वहाँ 160 है। तो आपको इन तीनों सेक्शंस को पढ़ना है। आपका जो एक प्रश्न है ये बनेगा कि रिफ्रेश मेमोरी किसे कहते हैं। जुडिशरी में मेंस में का प्रश्न है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको पढ़ना है 165 में कि कोर्ट जो है कब जो है पक्षकारों से प्रश्न कर सकता है, क्वेश्चन कोर्ट कब करेगा। ओके, तो कोर्ट की जो पावर है वो कहाँ है, 165 में है। और सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है 167 जिसमें बताया गया है कि कोई साक्ष्य जो है उसका ग्रहण या अग्रहण, मतलब किसी साक्ष्य को आपने ग्रहण किया या फिर उसको ग्रहण नहीं किया, तो उससे निर्णय में क्या फेरबदल होगा या फिर नहीं होगा। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण और अग्रहण के बारे में बताया गया आपको 167 में। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कहाँ है, 167 है। तो आपको यहाँ तक ये सभी सेक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं। तो आपको इस एक्ट को पूरा पढ़ना है, लेकिन चूँकि अभी एग्ज़ाम नियर बाय हैं तो आप सबसे पहले इन सेक्शंस को बेस बनाइए। ये देखिए ये सेक्शंस जो हैं चाहे जुडिशरी का पॉइंट ऑफ व्यू हो चाहे एलएलबी का हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इनसे शुरुआत कीजिए। आप इन सेक्शंस को पहले पढ़िए, उसके बाद जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं जब आप फ्री हो जाएंगे एग्ज़ाम से तब उनको पढ़िएगा, तो निश्चित रूप से आपको सेक्शंस पे कमांड बढ़ेगी। और देखिए कभी भी कोई सेक्शंस को आप एक बार देख करके पढ़ के वो कभी याद नहीं होते हैं। हमेशा जब भी आप पढ़ें तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप उन सेक्शंस को बार बार रिवाइज़ कीजिए। जब तक उनको आप बार बार रिवाइज़ नहीं करेंगे सेक्शंस आपके याद नहीं होंगे। क्योंकि कई बार बच्चों का मुझसे प्रश्न होता है कि मैडम हमारे सीआरपीसी के सेक्शंस, सीपीसी के सेक्शंस, एविडेंस के, आईपीसी के सब में खिचड़ी बन गई। क्योंकि होता क्या है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। आप रटने के हिसाब से कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, हम लोग सेक्शंस याद कर लें। देखिए एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, ये आपकी 4 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो याद होनी ही चाहिए क्योंकि ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। क्योंकि यहीं से क्या है, आप एक अच्छे लॉयर बनने की क्षमता आप में है या फिर आपको जज बनने की क्षमता है, वो यहीं से डेवलप होगी। तो थर्ड ईयर जो है आपकी बिगनिंग है, ये जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी। तो आपको इन सेक्शंस को अच्छे से लर्न करना है। साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सेक्शंस की डिटेल आपको बताऊंगी कि इन सेक्शंस के पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा फ्रेम हो रहा है। तो जो बच्चे एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और साथ ही जो बच्चे एलएलबी कर चुके हैं, जो बिगिनर हैं, उनके लिए भी ये सेक्शन जो है बेस है। यहाँ से उन्हें शुरुआत करनी है। पहले इन सेक्शंस को पढ़िए, इसके बाद रिमेनिंग सेक्शंस को पढ़िए। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एविडेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आऊँगी। लॉ पर इस तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो है इसका बेनिफिट ले सकें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नया कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।